1398 में अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है, 1398 में यहाँ पर आए थे और इनका नाम शामिल है उन चार अहमदों में जिन्होंने अहमदाबाद शहर की बुनियाद रखी थी। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, अहमद शाह खट्टू रहमत शाह आलम जो है वो अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद है, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का रोज़ा, उन्हीं के रोज़े के सामने एक तुगरा लगा हुआ है और ये नागौर शहर जो कि राजस्थान के अंदर है। तो दोस्तों, ये हो गया है अभी सरखेज़ का पूरा वीडियो और इसके बाद में अब देखिए अंकल कहाँ बताते हैं, फिर अंकल के साथ आगे बढ़ते हैं। तो सामने सरकार को सलाम। और तो अब बताइए मैं अंकल को किस तरह से धन्यवाद दूं, क्योंकि अंकल का मामला बहुत अलग है। कहते हैं कि अजान गवाह दे रही, पीछे अजान हो रही है, तो हम अगला सफ़र आगे बढ़ाते हैं। तो दोस्तों, अंकल और हम लोग काफ़ी लंबा सफ़र शुरू करके सरखेज़ अहमदाबाद में एक हिस्टोरिकल जगह है और वहाँ पर अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है और यहाँ अभी हम पहुँच गए हैं। बहुत लंबा सफ़र था, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से काफ़ी दूर है और ये वो बुज़ुर्ग हैं जिनकी दुआओं से अहमदाबाद बसा। और इस तरफ बहुत सारी हिस्टोरिकल चीज़ें हैं, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हैं और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया की तरफ से बहुत सारे रेनोवेशन के काम की ज़रूरत है। 1398 में अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह, जिनको गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के नाम से भी जाना जाता है, 1398 में यहाँ पर आए थे और इनका नाम शामिल है उन चार अहमदों में जिन्होंने अहमदाबाद शहर की बुनियाद रखी थी। सरकार के बिल्कुल रोज़े के सामने भी यहाँ पर कुछ आराम करने के लिए एक स्ट्रक्चर मौजूद है और वही जो गुजरात सल्तनत, पता नहीं ऐसा क्यों मुग़ल बादशाहों के अंदर ऐसी कौन सी महत्वाकांक्षा थी कि उन्हें गुजरात ही जीतना था। इतनी अजीम सल्तनत को उन्होंने फिर तबाह कर दिया और उसके बाद एक मराठा सल्तनत जो कि कमज़ोर सल्तनत थी, अंग्रेज़ यही चाहते थे कि किसी तरह से मराठी यहाँ काबिज़ हो और उनको वो आसानी से हरा दें, क्योंकि वो डायरेक्ट गुजरात सल्तनत या मुग़लों के साथ भिड़ना नहीं चाहते थे। वो आपस में कमज़ोर करके और इसमें वो जीते भी और उन्होंने इस सल्तनत को कमज़ोर होने दिया मुग़लों के ज़रिए से और मुग़लों के कमज़ोर जो गवर्नर्स थे उनको यहाँ का सुल्तान बनाया और उसके बाद वो मराठों के हाथों शिकस्त हुए और मराठों की शिकस्त अंग्रेज़ों के हाथों और इस तरह से हिंदुस्तान ग़ुलाम बन गया। तो कहीं ना कहीं मराठों की महत्वाकांक्षा की वजह से हिंदुस्तान ग़ुलाम बना और कहीं ना कहीं मुग़लों की जो महत्वाकांक्षा थी उसकी वजह से हिंदुस्तान ग़ुलामी की तरफ बढ़ गया। एक सबसे ज़्यादा बड़ी बात हमेशा से ये जो आप देख रहे हैं, ये जितनी भी आप गुजरात सल्तनत की मस्जिदें देखेंगे उस पे इस तरह के आपको गुंबद नज़र आएंगे ही और इस तरह के जो ये मेहराबे और खम्बे नज़र आएंगे, क्योंकि उनका बनाने का तरीका हमेशा से ये था। गुजराती मिश्रण उन्होंने किया, हिंदुस्तानी जो भारतीय मिश्रण उन्होंने किया और उसके अंदर कुछ भी बाहर की शैली का रूप उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया और यही उन लोगों की खासियत रही। जब हम इस मस्जिद के बाहर की तरफ जाते हैं तो सुल्तान ने एक बहुत ही आलीशान तालाब का तामीर किया था जो अभी सूख तो गया है, लेकिन उसकी जो अभी सुंदरता है, जो खूबसूरती है, वो आज भी बरकरार है और पानी इसमें किसी भी तरह से बारिश में भी सूख जाता है। इसकी रेनोवेशन की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है और गर्मियों के वक्त में बताया जाता है कि सुल्तान अहमद शाह और सुल्तान अहमद शाह सेकंड जो हैं वो यहाँ पर बिताया करते थे अपने गर्मियों का वक्त। और ये मस्जिद की भी शैली और जो साथ ही तालाब की जो शैली है वही भारतीय शैली
गुजराती शैली के अंदर इसे बनाया गया है। सामने की तरफ महल, रानी का महल बताया जाता है। उस तरफ जाकर भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। फ़िलहाल हम अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की जो दरगाह है और ये जो मस्जिद अहमद शाह बादशाह ने जो भारतीय शैली में बनाई है, अगर हम अहमदाबाद शहर के अंदर जामा मस्जिद को देखते हैं या जो शहर की जामा मस्जिद पहली है जो अहमद शाह बादशाह अपने जो वज़ीरों के साथ जिसमें नमाज अदा करते थे, उस ही मस्जिद के मुताबिक ये मस्जिद का निर्माण किया गया है। लेकिन उस मस्जिद की ये ख़ासियत थी कि उसके सारे खंभे अलग अलग रहते थे, लेकिन यहाँ पर लगभग जो खंभों की डिज़ाइन है वो सेम है। इन खंभों को उसी तरह से तराशा गया है जो पहला खंभा है। लेकिन हम जब गुजरात में अहमदाबाद सिटी के अंदर जब हम जाते हैं उस मस्जिद को देखते हैं तो वहाँ पर हमें कुछ और ही नज़र आता है। वहाँ के हर खंभे अलग हैं। दूसरी चीज़, इस मस्जिद के अंदर जब हम यहाँ पर आए हैं तो यहाँ पर थोड़ी सी ठंडक महसूस हो रही है। बाकी दूसरी मस्जिदों का डिज़ाइन इस तरह से था कि वहाँ पर हवा नहीं आने के कारण वो मस्जिद काफ़ी गर्म हो रही थी, लेकिन इस मस्जिद में आने पर ऐसा महसूस नहीं होता है। और दूसरी, ये अहमद शाह और गुजरात सल्तनत का हमेशा से रहा है कि आप ये नीचे की तरफ देख रहे हैं कि यहाँ पर तो दो हिस्सों में बटा है। जब हम पीछे देखते हैं तो खंभे बड़े हैं और इस साइड में देखते हैं तो खंभे दो हिस्सों में बटे हैं। उसकी वजह यह है कि ऊपर की तरफ महिलाओं के लिए, औरतों के लिए नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम है। लेकिन यहाँ पर एक और दूसरी चीज़ ये भी है कि जब हम अहमदाबाद की जामा मस्जिद को और छोटी जामा मस्जिद को जब हम देखते हैं तो वहाँ पर जालियाँ लगाई गई थी और यहाँ पर किसी तरह की जालियाँ नहीं हैं। और साथ ही यहाँ पर से देखने पर ये महसूस हो रहा है कि यहाँ औरतों के जो अभी फ़िलहाल जाने का मुझे कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है। हो सकता है कि दूसरी साइड से औरतों के जाने का इंतज़ाम हो। और बिल्कुल सही है कि यहाँ से जब हम आगे बढ़ते हैं, अच्छा शैली पूरी सेम ही है। कोई भी गुजरात सल्तनत की मस्जिदें देखें इस तरह से आइट साइड के अंदर और आइट साइड में यहाँ पर लोगों के बैठने का इंतज़ाम हो। यहाँ ठंडक काफ़ी है। एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर ठंडक है। और दूसरी तरफ जब हम आते हैं तो यहाँ पर ये पुराने वक्त की हौज बनी हुई है। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि औरतों की नमाज़ पढ़ने का इंतज़ाम होता है, तो यहाँ से महिलाएं ऊपर जाती हैं और मस्जिद का वो जो दूसरा हिस्सा मैं बता रहा था कि दो हिस्सों में बटा हुआ है, तो वो वही जाकर नमाज़ पढ़ सकते हैं। अंकल मुझे पीछे से हर दम गाइड करते जा रहे हैं कि यहाँ पर ये चीज़ें, और ये जो हौज है ये भी उस वक्त का ही बना हुआ है, लेकिन अभी फ़िलहाल थोड़ा कुछ आज के वक्त का कंस्ट्रक्शन इसमें कर दिया गया है। और ये जालियों से आप समझ सकते हैं कि गुजरात सल्तनत की कोई सी भी मस्जिद देखें इसी तरह की जालियाँ होती हैं, इसी तरह की खिड़कियाँ होती हैं। ये जो डिज़ाइन है, और मुग़ल सल्तनत की अगर हम डिज़ाइन को देखें तो मुग़ल सल्तनत की डिज़ाइनों के अंदर कहीं ना कहीं जो कुरान की आयतों वाला एक डिज़ाइन होता है, तो थोड़ा सा बस इतना फ़र्क है। और ये सामने अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। फिर और एक और चीज़ ये भी रही है कि ज़्यादातर हम जितनी भी गुजरात सल्तनत की मस्जिदों को देखते हैं और जब भी हम किसी मस्जिद के पास जाते हैं तो वहाँ किसी न किसी सूफ़ी संत का मज़ार ज़रूर होता है। और जिस तरह से किसी सुल्तान का कोई मकबरा होता है आलीशान, उसी हिसाब से अहमद शाह बादशाह जो रहे हैं उन्हें सूफ़ी संतों को भी वही दर्जा दिया है। उनके मज़ार को भी उतने ही खर्च के साथ बनाया गया है और उतना ही आलीशान बनाया गया है। जब हम अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह की तरफ आते हैं तो पीछे की तरफ भी एक और मकबरा हमें नज़र आता है, हो सकता है और ये मकबरा ही होगा। और लेकिन एक चीज़ ये कि जितने भी सूफ़ी संत रहे हैं उन संतों के मज़ार के सामने एक मस्जिद का निर्माण तो ज़रूर करवाया गया है। वैसे अभी ये जो आप दरवाज़े देख रहे हैं ये गुजरात सल्तनत के वक्त के तो नहीं, ये फ़िलहाल अभी लगाए गए हैं। लेकिन ये जो हम जिन पत्थरों पे चल रहे हैं ये पत्थर उसी वक्त के हैं। अब हम सरकार में अंकल के साथ में जाके वहाँ पर हम फूल पेश करेंगे, ज़ियारत करेंगे, फ़ातिहा पढ़ेंगे। और फ़ातिहा पढ़ने के बाद में जो मैं आपको दिखा रहा था कि दूसरी साइड में एक और मकबरा है, तो हम उस मकबरे की तरफ जाएंगे। अब एक सबसे बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुजरात सल्तनत में
ऐसा नहीं है कि संगमरमर का इस्तेमाल या सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल नहीं किया गया है। सफ़ेद पत्थर का इस्तेमाल भी किया गया है, जैसे कि आप ये नीचे देख सकते हैं कई जगहों पर सीढ़ियों पर या फर्श के तौर पर संगमरमर का इस्तेमाल किया गया है। दूसरी ओर ये बुज़ुर्ग हैं, तो आमतौर से जब भी बुज़ुर्ग जनरली कहीं रहते हैं तो वहाँ लंगर का इंतज़ाम तो ज़रूर होता है। तो ये अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह अलग अलग नामों से जाना जाता है। तो यहाँ पर लंगर का भी एहतमाम है, अभी लंगर बन रहा है। और सामने की तरफ और भी बहुत सारे मज़ारात हैं, इसमें से बहुत से ऐसे भी लोग जो सूफ़ी संत विचारधारा से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों के काफ़ी सारे मज़ारात भी सामने की तरफ हैं। अभी हम जा रहे हैं ज़ियारत के लिए अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह या गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार में। वहाँ पर हम अभी फूल पेश करते हैं और उसके बाद में फ़ातिहा पढ़ेंगे। एक चीज़, ये जो जालियाँ हैं, ये जालियाँ अहमद शाह बादशाह के वक्त की हैं, सुल्तान के वक्त की हैं। और इसमें अभी फ़िलहाल सभी लोग यहाँ पर फ़ातिहा पढ़ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो जालियाँ हैं, ये पत्थर की भी जो जालियाँ हैं उसी अंदाज़ की हैं। तरह से पत्थरों की जालियाँ हैं, उसी अंदाज़ में जो नक्काशी की गई है वो इन जालियों की गई है। और ये मेहराबें कुछ अरबी और फ़ारसी स्टाइल में बनी हुई हैं। और सरकार का जो रोज़ा है उसका गुंबद देख सकते हैं आपकी कितना ज़्यादा बड़ा है। और ये सरकार की रोज़े की जाली है। और यहाँ पर लोग सभी फ़ातिहा पढ़ रहे हैं इस तरह से। देखिए अंकल भी साथ में हैं। और इसके बाद मैं भी फ़ातिहा पढ़ के यहाँ पर दुआ करता हूँ और फिर हम आगे का व्लॉग बढ़ाएंगे। सरकार के गुंबद की तरफ आप देख सकते हैं कि अलग अलग जालियाँ हैं। जितनी भी गुजरात सल्तनत की मस्जिदें हैं, मैं यही सोचा था कि काफ़ी गर्म होती हैं, उनका जो स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं बनाया गया है, लेकिन यहाँ पर देखने पर काफ़ी ज़्यादा ठंडा है। और यहाँ जो ये पेंट कर देने से आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया जो है वो प्रॉपर यहाँ काम नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से जो यहाँ की स्थानीय कमेटी है उन लोगों ने यहाँ पेंट वगैरह कर दिया है। तो ये जो लोकल पेंट्स हैं ये प्रॉपर काम नहीं करते हैं, जिसकी वजह से जो हिस्टोरिकल इसका जो लुक है वो हिस्टोरिकल लुक नहीं आ रहा है। और इसी वजह से ये वो इसकी जो चमक हिस्टोरिकल होना चाहिए, ऐतिहासिक जो चमक होना चाहिए, जो सुंदरता होना चाहिए, वो सुंदरता इसके अंदर नहीं है। वैसे ये जो गेट है ये अहमद शाह बादशाह के वक्त के बने हुए हैं। ये डिज़ाइन ही आप समझ सकते हैं कि इस डिज़ाइन से लग रहा है कि ये जो डिज़ाइन है, जिस तरह से पत्थरों पे जो नक्काशी की गई थी उसी नक्काशी के साथ में ये है। अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के अलावा एक और बुज़ुर्ग हैं, गुजरात सल्तनत में बहुत फेमस हैं। और वैसे तो ये अहमदाबाद शहर ही वलियों का शहर है। अहमदाबाद शहर ही वलियों का शहर है, औलियाओं का शहर है, सूफ़ियों का शहर है। और आज अंकल ने ये साबित भी कर दिया। अंकल मुझे हर जगह हर सूफ़ी संत के मज़ार पे लेके गए। देखिए मैं जैसा आपको बता रहा था, ये पत्थर की जालियाँ हैं और यही जालियाँ लकड़ी की जालियाँ भी सामने की तरफ हैं। सेम लकड़ी की जालियाँ आपको दिख रही हैं, क्योंकि ये अहमद शाह बादशाह अहमद शाह खट्टू दाता गंज बख्श रहमतुल्लाह अलैह के काफ़ी चाहने वाले थे, बहुत उनसे प्रेम रखते थे। और अभी ये जो कलर किया गया है ये वैसे इससे अच्छा भी लग रहा है, जितना खर्च किया जाना चाहिए जो दरगाह कमेटी ने वो खर्च किया है। और दोबारा से वही कि जो भारतीय शैली गुजराती शैली के अंदर इस मज़ार का निर्माण किया गया। और मज़ार के वही जो खंबे हैं वो अलग अलग तरीके के नहीं, वो सेम खंबे ही हैं जैसे खंबे होना चाहिए। और अहमदाबाद रेलवे स्टेशन से इस जगह को सखर कहा जाता है, काफ़ी दूर है ये। और हम लोग यहाँ से स्कूटर के ज़रिए, जो एक्टिवा है उसके ज़रिए आए। अंकल हम लोग साथ में यहाँ पर पहुँचे और इसके बाद में हम वो तालाब की तरफ में जाऊँगा, क्योंकि शायद अंकल अभी उधर नहीं जा पाएंगे और हम उधर से उस वक्त में पीछे वाले रास्ते से जाकर वहाँ का वीडियो बना लेंगे। तो दोस्तों अभी मुजावर साहब ने एक बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी दिखाई। आप ये देख सकते हैं जो ये पत्थर है ये पहले ऊपर गुंबद की तरफ लगा हुआ था, जो आप देख रहे हैं कि कुछ टूटा हुआ दिख रहा होगा। और उसमें एक जंजीर बंधा हुआ किया करती थी। और इसमें जो बुज़ुर्ग हैं सूफ़ी संत हैं उनकी करामत ये हुआ करती थी
कि जब भी कोई चोरी करता था और उसको पकड़ता था तो उसमें चोर का पता चल जाता था कि वो कौन चोर है। तो कई बार ऐसे चोरों ने कोशिश की कि हम इस जंजीर को ही निकाल लेते हैं, और जब वो उसको निकालने आए तो वो उसके अंदर बंद गए और ऊपर की तरफ चले गए। फिर उन्होंने माफ़ी मांगी और उसके बाद में वो उससे छूट पाए। तो ये एक काफ़ी रोचक और इंटरेस्टिंग स्टोरी थी इस मज़ार की। और ऐसे कई इन सूफ़ी रहमतुल्लाह अलैह के ऐसे करामतें हैं जो और भी जब यहाँ कुछ वक्त रुकें तो हिस्टोरिकल जो नॉलेज रखते हैं उन लोगों से काफ़ी सारा नॉलेज हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी बात ये कि ये जो रोज़े के ऊपर ये तख़्त टाइप का जो बना हुआ है ये लकड़ी का है, और जब ये पानी आने की वजह से ये जब गिरा तो आप देख सकते हैं कि ये कितना बड़ा है। और इसके गिरने से हकीकत में वो टूटा नहीं और उसे किसी तरह की जो नुकसान नहीं हुआ। लेकिन कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का एक बहुत बड़ा रोल है यहाँ काम करने का। मैंने देखा है कि यहाँ आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया बहुत ही ज़्यादा जो इस्लामिक या सल्तनत से रिलेटेड मॉन्यूमेंट्स हैं उनके साथ भेदभाव तो बहुत ज़्यादा है। और कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ये चाहता है कि अगर वो लोग काम करें तो वहाँ, अगर किसी मस्जिद में काम करें तो वहाँ नमाज नहीं होगी, अगर किसी दरगाह में काम करे तो वहाँ कोई ज़ियारत नहीं कर सकता। तो कहीं ना कहीं ये कंडीशंस होती हैं। आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को कम से कम ये भेदभाव से हटना चाहिए, और अगर किसी तरह के वो दबाव में हैं तो वो उनको खुलकर या किसी तरह से ये पेश करना चाहिए कि कुछ ऐसे लोग हैं जो नहीं चाहते कि हिंदुस्तान के अंदर जो जिस तरह से मुस्लिम्स और इस्लाम को सपोर्ट किया गया, इस मज़हब को माना गया और लोगों ने इसे चाहा, और आज जो ये मज़हब इस्लाम है ये हिंदुस्तान का एक अभिन्न अंग है। हिंदुस्तान की, भारत की कल्पना बिना इस्लाम की जैसे की ही नहीं जा सकती। जैसे कि खाने में नमक होता है उसी तरह से इस्लाम और मुस्लिमों का हिंदुस्तान में होना ज़रूरी है। तो उसी तरह से जो यहाँ के लोकल मुस्लिम हैं वही कोशिश कर रहे हैं हिंदुस्तान की इस विरासत को ज़िंदा रखने की। लेकिन जो गवर्नमेंट है, जो सरकार है, जो उसकी ज़िम्मेदारी बनती है, तो अपने देश के इस अभिन्न अंग की तरफ भी आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को ध्यान देना चाहिए और इसके रेनोवेशन की तरफ भी कुछ किया जाना चाहिए। और कम से कम अगर ऐसा ना हो तो मुस्लिम से थोड़ा एजुकेशन की तरफ जाएं, आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का पार्ट बने, तो वो जो भेदभाव है उस भेदभाव से लड़ सकते हैं और आगे ये जो रेनोवेशंस की ज़रूरत है हमारे देश के इन हेरिटेज को जो भेदभाव का शिकार हो रहे हैं वो बेहतर हो सकते हैं। तो उम्मीद है कि ऐसा कुछ ज़रूर होगा, और जो वीडियो देख रहे हैं वो तालीम याफ्ता बनेंगे, एजुकेटेड बनेंगे, शिक्षित बनेंगे तो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का पार्ट बन सकते हैं। और इस भेदभाव वाला जो सिस्टम है इसको उखाड़ फेंकने की ताकत अगर नहीं है तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं कि थोड़ा बहुत जो भेदभाव के अंदर कमी आए और रेनोवेशन की तरफ ये अजीम जो मज़ारात हैं, मकबरे हैं, किले हैं, उनकी तरफ। जैसे कि एक बहुत पुराना मैं जूनागढ़ में था तो वहाँ पर ऊपरकोट किला है। वैसे वो दिल्ली सल्तनत, गुजरात सल्तनत और बाबी जो सल्तनत है जो जूनागढ़ नवाब है उनके अंडर में भी रहा, लेकिन वो मौर्य साम्राज्य के टाइप में का है, चंद्रगुप्त साम्राज्य के टाइम का, और उसमें आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन प्राइवेट कंपनी को दे दिया, और उस प्राइवेट कंपनी को देने के बाद में वहाँ पर एक मस्जिद है जो महमूद यहाँ के सुल्तान रहे हैं, उन्होंने उसका निर्माण किया था, लेकिन उसमें अब नमाज नहीं हो सकती और वहाँ टिकट पूरी तरह से है और प्राइवेट कंपनी को दे रखा है। तो कुछ इस तरह का भेदभाव कि अगर हम अपने हाथ में लेंगे तो ही होगा। लेकिन वो मौर्य साम्राज्य और गुप्त काल के टाइम की है तो उस पर बहुत अच्छा काम हुआ। तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, थोड़ा आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया का सोचना चाहिए, और अगर वो ना सोचे तो कम से कम मुस्लिम सोचे, तालीम याफ्ता बने और इस जो हक़ बनता है इन मज़ारों का, इन मकबरों का, किलों का, वो हक़ इन मकबरों मज़ारों को दिलाने की वो खुद कोशिश कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, एक और चीज़ इम्पॉर्टेंट ये है कि जिस तरह से अहमद शाह रहमतुल्लाह अलैह, अहमद शाह खट्टू शाह आलम जो है वो अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद है, उसी तरह से यहाँ पर जो है वो
अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के पीरो मुर्शिद का रोज़ा, उन्हीं के रोज़े के सामने एक तुगरा लगा हुआ है और ये नागौर शहर जो कि राजस्थान के अंदर है। और आप जो मज़ार देख रहे हैं, मज़ार का जो शैली है वही गुजराती शैली, वही भारतीय शैली, उसी अंदाज़ के अंदर मज़ार का भी कंस्ट्रक्शन गुजरात सल्तनत के टाइम में ही हुआ है। यानी कि आप देख लीजिए कि राजस्थान है जहाँ पर राजपूतों की हुकूमत रही और शुरू से ही राजपूत वहाँ पर राज करते रहे, लेकिन वहाँ पर जो मज़ार का कंस्ट्रक्शन है, जिस तरह से हम अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार के सारे मेहराब, मिंबर और ये जो खंबे देख रहे हैं, उसी अंदाज़ के अंदर आपके जो पीरो मुर्शिद हज़रत शेख बाबा इसहाक खट्टू, तो उनका भी जो एक लक़ब लगता था खट्टू, तो हज़रत सरकार का भी यहाँ पर यही आपने पीरो मुर्शिद के याद में आपने भी अपने उस लक़ब को जारी रखा। और ये सामने की तरफ इंशाल्लाह मैं जब राजस्थान पहुँचूँगा, नागौर शहर, तो वहाँ का एक वीडियो बनाकर आपको एक बार रिकॉल कराऊँगा कि जब हम अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पे थे, तो वो इसहाक खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में भी अब हम पहुँचे हैं, जो उनके पीरो मुर्शिद हैं। तो ये काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन दी है वो यहाँ के जो मुजावर साहब हैं उन्होंने दिए। और ये जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये गिरा था तो इसको ज़रा सा भी कुछ नुकसान नहीं हुआ था, लेकिन गिरने की एक वजह ये कि कम से कम आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को इस पे काम करना चाहिए, और काम करेंगे तो हमारे देश के अंदर की जो हेरिटेज हैं और जो मॉन्यूमेंट्स है वो हमारे देश की शान है, और इनको बचाना हमारा कर्तव्य, ये हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम हमारे देश से प्यार करते हैं, देश प्रेमी हैं, देशभक्त हैं, तो देश के हर हिस्से को हमें अपना समझना ज़रूरी है, किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। तो अभी अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार से हम लोग निकल रहे हैं, और पीछे की तरफ तालाब में जो मॉन्यूमेंट्स है वहाँ के अभी हम वीडियो बनाएंगे। और तो सामने की तरफ अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। हम तालाब के इस पार आए हैं, जो अहमद शाह बादशाह ने बनवाया था गुजरात सल्तनत के वक्त में। और सामने ही की तरफ वो जो आपको पहला गुंबद दिख रहा है, वो गुंबद है महमूद बेगड़ा, जो सुल्तान थे, उनका वहाँ पर मकबरा है। पीछे अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार है। और जो आपको राइट साइड में दिख रहा है वो रानी का मकबरा है, और उसकी तरफ थोड़ा हम आगे बढ़ते हैं तो मस्जिद दिख रही है। सामने की तरफ ये 2 किलो पर अभी हम लोग जाने वाले हैं, वहाँ का वीडियो बनाएंगे। और जैसा कि मैं बोल रहा था कि जो आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया है जो भेदभाव करती है, तो भेदभाव देखिए आपके सामने है। गुजरात टूरिज़्म के लिए बहुत ज़्यादा प्रमोशन होता है, जिन्हें कितनी लैक बताई जाती है, लेकिन यहाँ पर देखिए कि इतना अजीम शान यहाँ पर तालाब बनाया गया, इतना खूबसूरत तालाब है, इतना कुछ है। गुजरात टूरिज़्म हो या फिर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया हो, किसी को सूद नहीं है इस बारे में कि इतनी ये हमारे देश की एक हेरिटेज है, शान है, और उसके साथ ऐसा भेदभाव करना, उस पर काम नहीं करना, क्या अपने आप में क्या ये हमारे देश प्रेम और देशभक्ति में कमी नहीं है? कि हमारे देश का एक हिस्सा है और वो इस तरह से इस हालत में पड़ा हुआ है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस पर काम करें। तो कहीं ना कहीं अगर आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया नहीं कुछ काम कर रही, तो दोबारा से मेरी वही बात की, जो इस धरोहर को, जो इस हेरिटेज के लिए कुछ इसको इसको इसकी सुरक्षा के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए, इसके रेनोवेशन के लिए काम करना चाहते, तो खुद आगे बढ़े, वो खुद शिक्षित बने, और आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया के साथ जुड़कर कुछ अच्छा, ऐसे पूरे हिंदुस्तान में कितनी ही साइट्स है जिन धरोहर है और उन धरोहर को ऐसे ही छोड़ दिया गया है, दे आर अबंडन। तो अभी आगे की तरफ से मैं एक वीडियो बनाने वाला हूँ। तो दोस्तों, सरखेज़ का ये जो तालाब है, सरखेज़ में अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह रहते थे, और जो जैसा कि मैंने आपको बताया था महमूद बेगड़ा, उनका वहाँ पर भी मकबरा है। तो ये पूरा महमूद बेगड़ा ने ही इस जो तालाब की तामीर कराई थी। और इसके अलावा जब हम यहाँ से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो सामने की तरफ एक मस्जिद है, और कुछ और भी उस वक्त के जो यहाँ सिपाही हुआ करते थे उनकी कब्र भी यहाँ पर मौजूद है। ये सामने से आपको देखकर ही समझ सकते हैं कि यहाँ पर ये
रास्ता है। ये एक मस्जिद का मेहराब मिंबर अलग ही आपको दिख रहा है जहाँ पर नमाज अदा की जा सकती थी। होप सो कि यहाँ कुछ ऐसा दिख रहा है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया कुछ यहाँ काम कराएगा। और नीचे की तरफ से एक ये रास्ता था जो अब पूरी तरह से बंद हो गया है। और जब हम सामने की तरफ देखते हैं तो वहाँ पर एक महल है। और बताया जाता है कि जब महमूद बेगड़ा यहाँ पर थे तो उस वक्त में यहाँ पर गर्मियों के वक्त में वो लोग यहाँ पर रहने आते थे। और ये वाकई में गर्मियों के वक्त के लायक भी था, जैसा कि मैंने आपको बताया था। सल्तनत के वक्त की मस्जिदें काफ़ी गर्म रहती थी, लेकिन एकमात्र यहाँ पर जो मस्जिद बनी है वो ठंडी है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया को थोड़ी सूद पड़ी है। यहाँ पर काफ़ी सारे ऐसा जो ज़रूरी मटेरियल चाहिए था वो मटेरियल सभी यहाँ पर मौजूद है रेनोवेशन के लिए। और सामने की तरफ ये उम्मीद है कि जब मैं नेक्स्ट टाइम आप भी आएंगे तो यहाँ पर आपको मुकम्मल रेनोवेशन मिल जाएगा। ये वो महल है जहाँ पर बादशाह महमूद बेगड़ा गर्मियों की छुट्टियाँ अभी बिताने आते थे। और छुट्टियाँ मीन्स कि वो गर्मियों में जो हालात अहमदाबाद यहाँ से वैसे सर्किस का पार्ट ही है, सर्किस अहमदाबाद का ही पार्ट है, लेकिन फिर भी उस वक्त में ये यहाँ का डिज़ाइन जो है, और हो सकता है कि पत्थरों की शायद जो क्वालिटी है वो थोड़ी अलग है। तो इस महल को उस वक्त का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा सुंदर रहता होगा, क्योंकि सामने की तरफ अहमद शाह खट्टू रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह, और ये जो जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद के पिछला हिस्सा है। और यहाँ पर जो काफ़ी मकबरे हैं और यहाँ चादर स्थानीय निवासियों ने चढ़ाई है। काफ़ी सारे यहाँ पर कब्रें हैं जो गुजरात सल्तनत के वक्त के जो भरोसेमंद और जो सिपाही हुआ करते थे या उनके इस परिवार के लोग, उनका यहाँ पर से मज़ारात और मकबरे बने हुए। जो नीचे की तरफ से मैं बता रहा था आपको रास्ता, तो ये नीचे की तरफ जाने का रास्ता है, ताकि अगर पानी कभी कम हो जाता था तो पानी कम होने के लिए और तालाब पे जाने के लिए यहाँ पर से नीचे आ सकते थे। तो ये तालाब पे जाने का रास्ता है। और अभी फ़िलहाल जो मैंने देखा, काफ़ी सारा आर्कियोलॉजिकल ऑफ इंडिया शायद कुछ तो काम कर रहा है। और उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम जब आएंगे, क्योंकि शायद ही गुजरात में इससे सुंदर जगह होगी। अगर वो लोग सुध ले लें तो दोस्तों, इससे सुंदर जगह तो पूरे गुजरात में, पूरे टूरिज़्म के अंदर कहीं भी नहीं होगी। बस थोड़ा सा जो एक उनके अंदर पूर्वाग्रह है, जो थोड़ी सी नफ़रत है, जो ईर्ष्या है, अगर वो ईर्ष्या निकल जाए गुजरात गवर्नमेंट की तरफ से, या गवर्नमेंट में बैठे हुए कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास पावर है, तो हमारे देश की ये जो धरोहर है, जो शान है, वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी इसके ठीक होने से, इसके रेनोवेशन से, इसके पुनरुत्थान से। तो होप्स हो कि ये लोग उस पर काम करेंगे और दोबारा से देखिए आप कितना ज़्यादा सुंदर है। और सबसे बड़ी बात, गुजरात सल्तनत जैसे इतने अजीम सुल्तान जिन्होंने गुजरात सल्तनत इसकी बुनियाद रखने के बाद जितने भी महल बनाए, तो वो गुजराती शैली के अंदर बनाए, वो भारतीय शैली के अंदर बनाए। मतलब भारतीय परंपरा को उन्होंने जीवित रखा, भारतीय परंपरा को उन्होंने और आगे बढ़ाया। तो कहीं ना कहीं जब इतने अजीम बादशाह, हो सकते हैं कि कुछ बादशाह जो जिस तरह से ये भेदभाव करने वाले हों, कुछ बादशाह भेदभाव करने वाले हो सकते हों, लेकिन अभी तो बादशाहत नहीं है। और आपके साथ कोई भेदभाव अगर किसी ने किया होगा तो हम भेदभाव तो नहीं कर सकते। और आज हमारा देश आज़ाद है और ये हमारे देश का हिस्सा है, तो ये ज़रूरी है हमारे लिए कि हम इस तरफ ध्यान दें और इसकी और रेनोवेशन की तरफ, बैटरमेंट की तरफ हम लोग कुछ काम करने की कोशिश करें। तो अब बताइए मैं अंकल को किस तरह से धन्यवाद दूं, क्योंकि अंकल का मामला बहुत अलग है। कहते हैं कि अजान गवा दे रही है, पीछे अजान हो रही है, तो हम अगला सफ़र आगे बढ़ाते हैं।